तो चलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस का पार्ट 1 भाग, और पार्ट 2 भी आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन के। अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन तुम लोग को दिखाई पड़ रही है कि स्नायु कोश का एक साफ चित्र बनाओ और निम्न को दर्शाओ। उनका चित्र बना करके क्या क्या दिखाना है देख लो। डेंड्रॉन, सेल ऑफ श्वान, सिनेप्टिक नोड और एक्सोलिमा। हम लोग न्यूरॉन का चित्र बनाएंगे। ये परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। बनाना बहुत आसान ही है। इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम लोग देखोगे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह से देखो, पेंसिल की सहायता से इस तरह से ड्रॉ करोगे, इस तरह से। ये कोई कठिन नहीं है। इस तरह से आप लोग ड्रॉ करोगे, कोई कठिन लगा ज़्यादा तो इस तरह से इसको चाहोगे थोड़ा सा और अच्छा करना चाहोगे तो ये दो जगह थोड़ा सा मिटा लोगे और इसको जो है इस तरह से आने दोगे। इसको इस तरह से आने दोगे और इसको भी इस तरह से जाने दोगे। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे तो ये क्या होगा कि जो डेंड्राइट निकल रहा है तो ये डेंड्राइट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो देखने में ये खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से एक डेंड्राइट का हिस्सा है और यहाँ से तुम लोग देख रहे हो ये एक्सॉन का हिस्सा है। यहाँ से एक्सॉन शुरू हो रहा है, एक्सॉन हीलक कहते हैं। और इसको जो है यहाँ से तुम लोग कोशिश करोगे सीधा इसको जो है यहाँ कि हम लोग यहाँ से बीच में एक केंद्रक ड्रॉ करेंगे। एक केंद्रक रहेगा, इसमें न्यूक्लियोलस भी रहेगा और इसके बाहर जो है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी हो सकता है और छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम लोग कहेंगे नीसिस ग्रैन्यूल्स। इससे निकलने वाला स्ट्रक्चर डेंड्रॉन है, इसको साइटोन कहेंगे ऊपर वाला हिस्सा को। ये जो निकल रहा डेंड्रॉन है और डेंड्रॉन से इस तरह से बहुत सारी पतली पतली सूतेनुमी रचना निकलेगी जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाने के बाद में तुम लोग क्या करोगे, ये जो नीचे ये जो लंबा सा जो भाग तुम लोग देख रहे हो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है ये। और एक्सॉन जो है, जो एक्सॉन का जो ट्यूब है वो देखा जाता है एक झिल्ली के अंदर। इस तरह तुम लोग दिखाई पड़ रहा है, ये गांठ भी देखने को मिलेगा। और देखो जो एक्सॉन जो है सबसे नीचे आकर देख रहे हो तुम लोग, दो भाग में बट जा रहा। और देखो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कोई कठिन है क्या? बहुत ही आसान है बना। इस लेयर पे देखा जाता है कभी कभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर और एक लेयर इस तरह से देख रहे हो तुम लोग। इसके ऊपर में एक और लेयर हम लोग चढ़ा करके इसको डबल लेयर कर दिए। और इस तरह से ये चित्र बनाने के बाद में इसको सुंदरता को और थोड़ा सुंदर करने के लिए हम लोग जो है इसको अलग अलग कलर से तुम लोग पेंसिल से यूज़ करोगे। स्केच तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, तुम लोग पेंसिल से ही करोगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसको ऊपर में ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखो, ये जो हम लोग ड्रॉ किए थे इस तरह से एक चला गया, यहाँ से डेंड्राइट्स को हम लोग यहाँ से निकाल के दो लेयर जो है हम लोग बना देते हैं। रेड वाला लेयर देख रहे हैं ऊपर से हमने अभी बनाया,
जिसको हम लोगों ने इसका नाम दिया है माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ। एक और लेयर तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो किसी किसी नर्वस सिस्टम में होता है, ये खास करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट है। ये इम्पल्स को जो है यहाँ से आगे ले जाने के में बहुत मदद करता है। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। देखो तुम लोग यहाँ दिखाने के लिए एक पूछा भी है, सिनेप्टिक नॉब क्या है, तो ये हम लोग यहाँ दिखा दिए। रेड वाला जो पहले बनाए थे उसको माइलिन शीथ बोले, और बाद वाला जो ग्रीन का एक लेयर जो उसके ऊपर हम लोग चढ़ाए हैं उसका नाम है न्यूरोलीमा शीथ। दिखाने के लिए यहाँ कहा गया है एक्सोलेमा, लेयर का नाम हो गया एक्सोलेमा। एक्सो मतलब एक्सान और लेमा मतलब लेयर। एक्सान के ऊपर देखो तुम देखो पहले से एक एक्सान खींचे, उसके ऊपर 2 लेयर दिए, ये दोनों लेयर को एक्सोलेमा कहते हैं। और ये लेयर 2 तरह का होता है। अगर ये अलग अलग ढंग से अगर बोलता कि माइलिन शीथ की दिखाओ तो अंदर वाले माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ कहते हैं, और उसके बाहर अगर एक लेयर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूरोलीमा शीथ। ये लेयर देखने को मिलता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये ऊपर वाला लेयर होता है, सब नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता। और एक इम्पोर्टेंट बात जान लो तुम लोगों कि देखो जो ये दोनों लेयर के बीच में देखो ये देखने को मिलता है एक, देख लो, हम लोग इसको स्वान ऑफ सेल दिखा देंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर को सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। सेल बॉडी से जो अंगुली की समान रचनाएं देखो जो निकला हुआ है, ये सारे अंगुली जैसे रचना, इसको कहते हैं डेंड्रॉन। प्रत्येक डेंड्रॉन से सूते नमा रचना, डेंड्रॉन से सूते से रचना निकला हुआ है, इसको कहते हैं डेंड्राइट। इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने नमा रचना तुम देख रहे हो, दानादार रचना, इसको हम लोग नीसल्स बॉडी कहते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा में दिखा दिया मैं तुम लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि में मियोसिस की भूमिका का उल्लेख करो। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है माइटोसिस कोश का विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं लिखो। यानी कि राइट द रोल ऑफ मियोसिस इन फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन रिकम्बिनेशन इन लिविंग बीइंग्स। तो देखो बच्चों कुछ हमको जानकारी जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअली ये जो हमको पढ़ना, ये विविधता जो बात बताया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है प्रिंट जो किया है हिंदी में, इसको विविधता ना होकर विभिन्नता होना चाहिए था, क्वेश्चन ज़्यादा सही होता। तो मिस्टेक से क्वेश्चन बना है, बांग्ला में देखोगे सही रहेगा, इंग्लिश में सही रहेगा। तो जीवों के मध्य विभिन्नता के सृष्टि में मियोसिस की भूमिका का उल्लेख करो। तो तुम लोग जानते हो कि मियोसिस क्या है और इसकी भूमिका क्या है। जानने के लिए पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग बता देना चाहूँगा ताकि तुम लोग इसमें 2 पॉइंट मैंने लिखा है, ये दोनों ही समझ लोगे तुम लोग। ये अगर हम लोग फादर और मदर को लेते हैं तो माता और पिता का जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस में पिता के अंदर में जब उसके जो जनन अंग है, पुरुष जनन अंग जिसको टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस में शुक्राणु बनने की क्रिया जब आरंभ होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है। उस तरह से माँ होती है, माँ की ओवरी अंडाशय होता है और अंडाशय में अंडाणु एक बनने लगते हैं। तो ये जो स्पर्म शुक्राणु और एक बनने की क्रिया जब होती है तो उसी समय मियोसिस होता है और इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और मदर में कहते हैं इसको oogenesis, और फादर में इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से, और शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और माता में अंडाशय में oogenesis कहते हैं, अंडे बनने की क्रिया को। तो ये दोनों जान गए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, और इसी क्रिया के दौरान होता है मियोसिस। और मियोसिस जब होता है तो तुम लोगों को पता है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ये मियोसिस जो हुआ तो इसमें क्या बना बोलो, गैमेट्स बना। ये जो बना गैमेट्स, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो बना वो गैमेट्स बना। तो ये गैमेट्स बनने के दौरान जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और इस क्रिया को कहते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और तुम लोग को पता है मियोसिस होने के बाद में ये क्रोमोसोम जो है आधी होकर चली आती हैं, और मियोसिस होने के बाद में फिर यहाँ पर जो है देखो दोनों मिलते हैं, माता और पिता के अंडाणु और शुक्राणु, तो ये फिर जायगोट बनता है और यही भ्रूण होता है और ये विकास होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम लोग यहाँ जान लेंगे कि यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के कारण पैरेंट्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और गैमेट्स स्पर्म या एग्स अंडाणु का निर्माण होता है, और यही आपस में फ्यूज करके नए संतान उत्पन्न करते हैं जो कि विभिन्नता सृष्टि का पहला स्रोत है। तो देखो यहाँ से विभिन्नता सृष्टि होगा ना, विभिन्नता का मतलब क्या हुआ,
यहाँ जीवों के मत विविधता की सृष्टि मियोसिस की विभिन्नता किस तरह से आ रही है। तो विभिन्नता क्यों नहीं होगी, क्योंकि आधा गुण क्रोमोसोम तो माता से आ रहा, आधा पिता से आ रहा। तो माता और पिता का जब दोनों का गुण आएगा तो कुछ माता की तरह होगा और कुछ पिता की तरह, दोनों का गुण लेके आएगा। तो ये विभिन्नता का पहला स्रोत हुआ। विभिन्नता मतलब वो माता पिता से थोड़ा अलग तो होगा ही संतान, तो इसको हम लोग कहेंगे विभिन्नता की सृष्टि का ये पहला स्रोत हुआ। दूसरा देखो कि मेटाफेज 1 मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे माता और पिता में जेनेटिक मटेरियल के जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का आदान प्रदान होती है। यही विभिन्नता उत्पन्न करने का दूसरा स्रोत है। अगर तुम लोग को ये समझने में असुविधा हो रही हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं जिसमें कैसे मियोसिस होता है, माइटोसिस कैसे होता है, उसका मैं डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। वीडियो को लिंक से माइटोसिस जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे। तो यहाँ देखो मेटाफेज 1 में क्या हुआ, ये जो आ करके दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में जो सेंट्रोमियर उससे अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद में क्या करेगा, ये काट करके तोड़ करके आधे उधर लेके चला जाएगा, आधे इधर लेके चला जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में जो एक लाइन में सजे रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका एक सूता उसके दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तुम देख रहे हो यहाँ पर दो सूता जो है, एक क्रोमोसोम, एक बगल वाला क्रोमोसोम, उसके ऊपर में दो सूता लपेट लिया है, देख लो इसका। और ऐसा होने से इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक्स जैसी आकृति बनती है, एक्स, इसको कहते हैं कायज़मा। ये जब ये खींचने लगता है इधर से दोनों क्रोमोसोम को और इधर से इसको खींचता है, तो खींचने के दौरान क्या होता है, जब ये क्रोमोसोम जब खींच के अलग होता है इससे, और ये अलग होता है, तो ये वाला पार्ट टूट करके इसमें चला आता है, इसका वाला पार्ट टूट के इसमें आता है। देखो चित्र में हमने दिखाया है, देखो इसका रेड वाला टूट के इसमें चला गया और काला वाला टूट के इसमें चला गया। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है कि ऑलरेडी मियोसिस के दौरान जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसके जो है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है, इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो ये ब्लैक कलर का है और ये रेड कलर का है, तो ये क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्रोमेटिड्स तो अपना ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। ये दोनों क्रोमोसोम का अपना क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमोसोम है जिसका दो क्रोमेटिड्स है, तो ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बगल वाला क्रोमोसोम है, इसका भी दो क्रोमेटिड्स है, तो इसका क्रोमेटिड्स, इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, और ये टूट करके इसमें चला आता है, इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। और यही क्रॉसिंग ओवर में यही जो है माता से फिर माता और पिता का फिर जब संतान में जाता है तो ये अलग हो जाता है। यहीं पर तो कुछ देखो, पिता में अगर ये क्रिया हो रही है या माता में हो रही है, तो माता और पिता के गुणसूत्र में तो पहले ही यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर के कारण यहाँ परिवर्तन आ गया, गुण तो ही चेंज हो गया, और फिर संतान में जाएगा तो ये माता और पिता के गुण से पूरा डिफरेंट होगा, जिसको वेरिएशन कहेंगे। तो मेटाफेज 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे माता और पिता के जेनेटिक मटेरियल के होमोलोगस क्रोमोसोम का आदान प्रदान होता है, और यही विभिन्नता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है। इस तरह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसी को थोड़ा सा मैं बड़ा करके चित्र की सहायता से मैंने दिखाया कि किस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसका वाला पार्ट टूट के इसमें और इसका वाला पार्ट टूट में इसमें चला आता है। इसको रिकम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाता है, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब इसका वाला इसमें कंबाइन हो गया और इसका वाला क्रोमोसोम का पार्ट इसमें चला गया था, रिकम्बिनेंट डीएनए मटेरियल हो। इंग्लिश में देना चाहोगे, देखोगे, इसको शूट कर लोगे तुम लोग, मैं ये वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, उसी चीज़ को मैंने लिख दिया हूँ इंग्लिश में, और इधर से तुम लोग इंग्लिश में जो बच्चे करना चाहोगे इंग्लिश में इसको लिख लोगे। तो चलो बच्चे, इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, इसका मायोसिस में एनाफेज की विशेषता लिखो। ये हम लोग जो अभी पढ़े थे इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज। मतलब बाद शुरू होता है एनाफेज, यानी कि ये तोड़ करके, यानी कि थोड़ा सा अगर इसको हम लोग अगर थोड़ा सा समझ जाएं तो तुम देख रहे हो ये दोनों खुल के आधा भाग उधर जा रहा है टूट करके, और आधा भाग टूट करके इधर आ रहा है। तो इस तरह से ये एनाफेज अवस्था में एक क्रिया होती है। गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, वो दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के बीच वाले भाग से यहाँ से ये टूट जाते हैं, टूट करके फिर जो है ये जो क्रोमोजोमल जो फाइबर है, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर खींच करके अपने अपने पोल की तरफ ले जाते हैं, और अंत में पहुँच जाते हैं ये सब खींचते खींचते पोल की तरफ। कि मियोसिस के एनाफेज 1 अवस्था में प्रत्येक बाइवेलेंट टेट्राड के दो क्रोमोसोम गुणसूत्र सिंपल स्पिंडल फोर्स के प्रभाव से अलग होकर पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। देखो पोल की तरफ मूव करने लग गए,
ये जो क्रोमोजोम का चित्र देखे थे, ये क्रोमोजोम क्या होता है कि जो प्रोफेज वन अवस्था में ये क्या होता है, बीचे बीच जो है ये स्प्लिट कर जाता है। ये बीचे बीच भाग से ये स्प्लिट करके दो भाग में बढ़ जाता है। ये बीच से क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाता है। तो देखो अब कितना हो गया, अगर हम लोग इसको बीच से अगर हम लोग स्प्लिट कर देखो, तुमको एक भाग इसमें और एक सादा वाला दिखाई पड़ रहा है, 2 और 1 2। तो यानी कि ये बाइवेलेंट देखने में ठीक है कि ये बाइवेलेंट है, लेकिन टेट्राड होता है। बाइवेलेंट मतलब 2 सूता से बना हुआ है, क्योंकि तुम लोग जानते हो क्रोमोजोम 2 ही सूता से बना रहता है, क्रोमैटिड्स कहते हैं करके। ये बाइवेलेंट टेट्राड बन जाता है, मतलब 4 सूता से निर्माण हो जाता है, इसको टेट्राड कहते हैं। तो मियोसिस के एनाफेज 1 में प्रत्येक बाइवेलेंट टेट्राड को 2 क्रोमोजोम गुणसूत्र स्पिंडल फोर्स के प्रभाव से अलग होकर पोल की तरफ मूव करने लगता है कि एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से जुड़े रहकर ही पोल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेट्रॉड्स के जो बाइवेलेंट हैं आपस में वो जुड़े हुए ही रहते हैं। यानी कि अगर ठीक से अगर हम लोग इसको फिर से अगर हम लोग काट के अगर चित्र को दिखाएं, ये दोनों भाग जुड़ा हुआ है टेट्रॉड। तो यही चीज़ क्या होता है कि इससे जब अलग होने लगता है तो क्रोमोजोम का एक सूता इसको टान के ले जाता है, इसको एक सूता टान के लेके चला जाता है। तो टेट्राड था मतलब 4 से बना हुआ था, तो देख रहे हो 2 रेड और 2 काला दिखाई पड़ रहा है। तो पोल की तरफ मूव कैसे करते हैं, इसका टेट्राड हो गया तो 2 भाग, यानी कि देखो 2 रेड वाला अलग हो गया और ब्लैक वाला अलग हो गया बीच से टूट के, लेकिन ये बीच में सेंट्रोमियर से लगा हुआ है दोनों। तो उसी को दूसरा पॉइंट में है कि एनोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़े रहकर ही पोल की तरफ अलग करते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हुआ है, लेकिन जबकि माइटोसिस में जो ये क्रिया होती है तो ये दोनों सूता अलग हो जाता है। यहाँ टेट्राड नहीं होता, वहाँ बाइवेलेंट ही रहता है और ये अलग हो जाता है। जबकि यहाँ देखो एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़े रहकर ही पोल की तरफ मूव करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, यदि क्रोमोजोम बाइवेलेंट ठीक से सेपरेट अलग नहीं हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो नॉन डिंजेक्शन या फिर क्रॉसिंग ओवर के कारण एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे होता है। के देख लो कि वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो प्लांट हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है उसकी 3 विशेषताएं लिखें। और दूसरा है रक्त के शर्करा के नियंत्रण में इंसुलिन हार्मोन की 3 भूमिका लिखें। देख लिया क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन है जो पौधे को सीधा लंबा करके ऊपर ले आता है? तो तुम लोग पढ़े होगे कि किसी भी पौधे को ऊपर जाने में, कोई पौधा अगर उगता है और कोई पौधे को अगर सीधा लंबा करके ऊपर ले जाता है तो ये शीर्ष भाग में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है, जिसका नाम है ऑक्सिन। आप लोगों को पता होगा ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो पौधे सीधे ले जाते, यानी कि इसका आंसर हो ऑक्सिन। अब उसकी 3 विशेषताएं लिखो और ऑक्सिन की हमको 3 विशेषताएं लिखना है। फिर चैप्टर मैंने इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, तुम लोग वो वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे में, उसको भी तुम लोग देख लोगे। तो देखो कंट्रोल ऑफ ग्रोथ, पहला भूमिका है कि ये वृद्धि पर नियंत्रण करता है। पौधे की वृद्धि कैसे करता है? जड़ को, तना को या अग्र कलिका को ये विकसित ऊपर ले जाने में मदद करता है। देखो ये जड़ हो गया, तो जड़ को नीचे ले जाना है तो भी यही हार्मोन सीधा लंबाई में ले जाएगा नीचे। तना को ऊपर ले जाना है, लंबा करना है तो यही हार्मोन करेगा। और एकदम टर्मिनल बर्ड जो ऊपर में कली लगती है, एपेक्स बर्ड्स जो होता है, अग्रस्त कलिका, उसको भी विकास लंबा करके पौधे को ले जाने में भी मदद यही करता है। तो ये कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हो गया। देखो दूसरा है, और एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि कैम्बियम विकास द्वारा, कैम्बियम जो होता है उसके द्वारा ये मोटाई बढ़ाता है। तुम लोग कैम्बियम तुम लोग देखे होगे कि पौधे को अगर तने को काटोगे तो देखोगे ऐसे ऐसे रिंग नामक स्ट्रक्चर मिलता है। कोई पौधा को कटा हुआ मोटा तना को देखोगे तो तना में ऐसा रिंग होता है, और हर एक साल एक पौधे मोटा इस तने के ऊपर में एक नया लेयर चढ़ता है, कैम्बियम का एक नया लेयर चढ़ जाता है, उसको हम लोग कैम्बियम कहते हैं। तो इसका विकास करके इसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2 देखो कंट्रोल और ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट तुम लोग देखे हो, हाइड्रोट्रॉपिक जल की ओर, या फोटोट्रॉपिक प्रकाश की ओर गति या प्रकाश के विपरीत, या फिर जियोट्रॉपिक यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़ों में गति, तो इसको भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल प्लांट हार्मोन्स टू लाइट, यानी कि फोटोट्रॉपिक प्रकाश की ओर गति कर गया, एंड ग्रेविटी जियोट्रॉपिक बाय डिवाइडिंग द सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट्स। अगर तुम लोग देखोगे, अगर इस तरह से अगर ध्यान से देखो कि जड़ें जो हैं धीरे धीरे
इधर मिट्टी में आने लग गया। अगर इस तरह से हम लोग उलट के गमला को पौधे को रख देंगे तो क्यों हुआ है ऐसा? सिंपल सी बात है कि इधर से सूरज की प्रकाश की किरणें आ रही थी और ये सूरज की प्रकाश की तरफ गति करने लग गया ये पौधा, तो यानी कि इसमें हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाश अनुवर्तन। और देखो ये सीधा ना जाकर के मिट्टी की तरफ जाने लग गया, तो ये होगा जियोट्रॉपिक, गुरुत्वानुकर्षण, यानी कि जड़ें जो है गुरुत्वाती। ये कंट्रोल कौन करता है? एक्चुअली इसके टिप के ऊपर एक हार्मोन पाया जाता है, पता है वो हार्मोन को कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। अब देखो तीसरा एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? कृषि में। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया बागवानी, फूल और फल की खेती करने में भी ये हार्मोन हमें मदद करता है। सो ये हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। देखो बिना बीज वाला फल उत्पन्न करने में, जिसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी, इसमें ये हार्मोन हमें मदद करता है। और दूसरा स्प्रेइंग दिस हार्मोन कंट्रोल्स वीड्स। अगर इस हार्मोन को पौधे के ऊपर छिड़क दें तो जो वीड्स का मतलब होता है जो अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं, जैसे माने चना का तुम खेती किए, किसान ने चना लगाया, उसमें बहुत सारे घास उग गए, तो उसको क्या करना होगा? घास को निकाई करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर में ये हार्मोन को मदद करेगा। ये हार्मोन अगर छिड़क देता है पूरे पौधे पे तो जितने भी घास हैं वो मर जाएंगे, लेकिन उसका चना रह जाएगा। तो स्प्रेइंग दिस हार्मोन कंट्रोल वीड्स, यानी कि अनावश्यक घास को नष्ट कर देता है। एंड इमेच्योर, अपरिपक्व पत्ते अगर अपरिपक्व हैं, फ्लावर्स, फूल और फ्रूट्स, ये जो अपरिपक्व है, जो अभी तक मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, वो पहले समय से पहले झड़ने नहीं देते, उसको गिरने नहीं देते हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन तुम लोग जानते हो, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, पैंक्रियास से निकलता है। ये जो ड्यूडिनम वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ड्यूडिनम, ये वाला पैंक्रियास अग्नाशय, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व शुगर को, रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल। दूसरा, इफ मोर ग्लूकोज इन ब्लड, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया अगर किसी कारण से ब्लड में, तो सिग्नल द लीवर, तो लीवर को वो सिग्नल पहुंचाता है, संकेत देता है, लीवर को सिग्नल संकेत देता है टू टेक इट एंड स्टोर ग्लाइकोजन, बोलो इसको ले लो, तो उसको ग्लूकोज को ग्रहण कर लेता है ये, और ग्लूकोज को ग्रहण करके उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में जमा कर लेता है, बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, जान के रखोगे, उसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोजिनेसिस। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, ये हो गया ग्लाइकोजिनेसिस। तो इस तरह से ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज से ज़्यादा ग्लूकोज अगर ब्लड में हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, लीवर और मसल्स में जमा रहेगा। लीवर माने यकृत और मसल्स, पेशी में ये जमा कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और लास्ट है, इट हेल्प्स कीप द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई, ज़्यादा हाई भी नहीं होने देगा ब्लड लेवल को, जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मिलिटस, और टू लो, और ज़्यादा लो भी नहीं होने देगा, इसको कहते हैं हाइपोग्लासीमिया। ये दोनों बीमारी से ये हार्मोन रक्षा करता है। क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो कि मछली के तैरने में पंखों का महत्व लिखो, और घुटने और कंधे में किस प्रकार की संधि ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, घुटने और कंधे में। तो चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग लिख दिया है, देख लो यहाँ पे कि रोल ऑफ फिन्स ऑफ फिशेस इन स्विमिंग। तुम लोग जानते हो कि मछलियाँ कई तरह के फिन्स, पंखने पाए जाते हैं, तो हम लोग अलग 3-4 किस्म के जो फिन्स हैं यहाँ पर हम लोग उसका अलग वर्णन कर दिए हैं। रोल ऑफ फिन्स देखो, पेक्ट्रोल फिन्स, तुम लोग देख रहे हो जो पेक्ट्रोल गार्डल जो यहाँ पर गलफड़ होता है, गलफड़ के पास जो हार्मोन जो पंख निकलते हैं, पेक्ट्रोल फिन्स कहते हैं। और इसका काम क्या है? पेक्ट्रोल फिन्स हेल्प्स टू कंट्रोल डायरेक्शनल मूवमेंट, अप एंड डाउन, अप डाउन, ऊपर जाना है, साइड बाय साइड। तुम देख रहे हो डोर्सल फिन ऊपर लगा हुआ है और पेल्विक वेंट्रल फिन नीचे लगा हुआ है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल रोलिंग एंड सडन टर्न एंड स्टॉप। ये 3 काम कर रहा है। रोलिंग यानी कि जब मछली अगर इस तरह से जा रहा है, मान लो तो पानी का तेज बहाव आ गया तो धक्का मारेगा तो मछली इस तरह से रोल करने लगेगा, तो ये रोलिंग रोकता है क्योंकि ये पंखना है ऊपर नीचे। और दूसरा क्या काम था? सडन टर्न, हठात इसको टर्न लेना है, मछली को सीधा जा रहा टर्न लेना है तो टर्न को सडन टर्न और स्टॉप, रुकना है, तो भी ये मदद करता है। देखो तीसरा है कॉर्डल फिन्स, देख रहे हो ये पूंछ वाला फिन को कॉर्डल फिन कहते हैं। टेल फिन ये क्या करता है? इट यूज फॉर प्रोपल्सन, माने आगे बढ़ने वाली शक्ति, प्रोपेल्स फॉरवर्ड। इसके साथ मिल करके देखो 2 एनल फिन्स है, एनस वाले हिस्से में लगा रहता है, इसको एनल फिन कहते हैं। करता है दी फिन्स हेल्प्स टू स्टीयर द बॉडी, पतवार की तरह ये जो है दोनों इस तरह से
टेलफिन भी पतवार का काम करता है। ये ज़्यादातर ये दोनों जो है पतवार की तरह, जैसे नौका खींच ले जाते हैं आगे, उस तरह से पतवार की तरह चलाने में मदद करता है, स्टीयर द बॉडी। और देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि जॉइंट्स, जो हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, शोल्डर जो हमारा कंधा है, देखो कंधे को देखो मैंने चित्र बनाया है, कंधे के ऊपर वाला जो हड्डी है इसको स्कैपुला कहते हैं, और यहाँ से एक हड्डी निकला इसको कहते हैं ह्यूमरस, और यहाँ पर क्यूहनी है, एल्बो है, ये एल्बो, और ये हो गया रेडियस एंड अल्ना, यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, और फिर ये फिंगर है, फ्लेंजेस। तो ये हड्डियाँ तुम लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर जो सॉकेट तुम लोग देख रहे हो कंधे के पास में, ये सॉकेट है, यहाँ पर देखो एक सॉकेट है, सॉकेट मतलब जिसमें कुछ बैठ जाता है, इसको सॉकेट कहते हैं। और ये बॉल है, बॉल इस सॉकेट में बैठ जाता है, इसलिए इस जॉइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसलिए ये शोल्डर के पास में कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो इसको पूरे बॉडी को, हाथ को हम लोग घुमाने में मदद करता है। तो ये हिप जॉइंट में भी लिख सकते हो, ये शोल्डर की जगह अगर परीक्षा में हिप आ जाए तो हिप जॉइंट या शोल्डर कोई भी आए उसका जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान गए। फिर देखो नी, कब्जा संधि कहते हैं हिंदी में, या हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे दरवाजा देखो एक तरफ खुलता है जब संधि होता है, एल्बो में भी यही संधि होता है, फिंगर में भी यही संधि होता है।